हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का हमारे चैनल इंडियंस बायोलॉजी हब में। आज हम लोग बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी के फर्स्ट पेपर के बारे में बात करेंगे, जहां पर हम लोग उसकी छठी यूनिट से रिलेटेड एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है टर्माइट्स, जिसको हम लोग वाइट आंट्स के नाम से जानते हैं। हम लोग हिंदी में उसको दीमक कहते हैं। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आप लोग जानते हैं कि दीमक एक ऐसा इंसेक्ट है जो कि हमारे आसपास के एरिया में रहता है और हमको नुकसान पहुंचाता है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को, जो कि आप लोग समझते हैं लकड़ियों के आइटम्स होते हैं, उनको नुकसान पहुंचाने वाला एक इंसेक्ट है, और उसी के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग टर्माइट्स के क्लासिफिकेशन या सिस्टमेटिक पोजीशन की बात करेंगे। जो टर्माइट होता है उसको फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत रखा गया है, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर आइसोप्टेरा, फैमिली टर्मिटाइडी, और जीनस जो यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसकी 3 जीनस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो है माइक्रोटर्मिस, दूसरी है ओडोंटोटर्मिस, और तीसरी है हेट्रोटर्मिस। ये 3 जीनस ऐसी हैं जो कि इंडिया में बहुत कॉमन रूप से पाई जाती हैं, और जो वर्ल्ड वाइड लेवल पर अगर हम लोग बात करें तो इसकी 6 जीनस ऐसी हैं जो मोस्ट कॉमन मानी जाती हैं। तो माइक्रोटर्मिस जो यहाँ पर जीनस दी गई है, ये जीनस ऐसी है जो क्रॉप की जो फसलें होते हैं, जैसे शुगर केन हो गया, आपका कोकोनट हो गया, और बहुत सारी अन्य फसलें, मैंगो की फसल है, इन फसलों को नुकसान पहुंचाने वाला एक इसके जो मेंबर्स होते हैं वो मैंगो की फसल को, कोकोनट की फसल को, अन्य जो फसलें होती हैं उनको नुकसान पहुंचाता है। और इसी कारण लोग समझते हैं कि जो टर्माइट्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ लकड़ियों को नुकसान पहुंचाते हैं या लकड़ियों के बने हुए आइटम्स को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन इवन ये फसलों को भी बहुत ज़्यादा मात्रा में नुकसान पहुंचाते हैं। ओडोंटोटर्मिस की बात करें अगर हम लोग, तो ओडोंटोटर्मिस एक ऐसी जीनस है जिसके जो मेंबर्स होते हैं वो एक जो सॉइल की सरफेस के ऊपर एक ऊंची सी सरफेस, इस तरीके से एक संरचना बनाकर इस तरीके से बरो बना लेते हैं, और उसमें छोटे छोटे से छिद्र होते हैं जिसके अंदर इसके मेंबर्स रहते हैं। और ये मुख्य रूप से जो साउथ सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका का जो रीजन, वहाँ पर इस प्रकार की जो जीनस के मेंबर्स हैं वो वहाँ पर आसानी से देखे जाते हैं। अगर हम लोग बात करें कि जो टर्माइट्स होते हैं उनकी टोटल जो स्पीसीज़ हैं वो 2500 हैं, 2500 के आसपास इसकी टोटल स्पीसीज़ हैं, और भारत में इसकी 300 से भी अधिक स्पीसीज़ पाई जाती हैं। और उनमें से कुछ ऐसी स्पीसीज हैं जो बहुत मोस्ट कॉमन हैं, जो कि इन्फेक्शन फैलाती हैं, नुकसान करती हैं, और कुछ ऐसी हैं जो नॉर्मली फॉर्म में रहती हैं, उनका कोई बहुत बड़ा हार्मफुल एस्पेक्ट नहीं है हम लोगों के लिए। यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है, देखिए, सोशल और यू सोशल। सोशल का मतलब होता है कि अगर कोई भी इंसेक्ट है जो कि ग्रुप में रहता है और उसके बीच में कोई भी कार्य का विभाजन नहीं है, डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, तो उसको हम लोग सोशल कह देते हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन। और यू सोशल वर्ड यहाँ पर देखिए दिया गया है। यू सोशल का मतलब होता है कि जो टर्माइट्स होते हैं उनकी कॉलोनी में जितने भी मेंबर्स होते हैं या जितनी भी कास्ट होती हैं, उनके बीच में या उनमें जो कास्ट होती हैं उनके बीच में एक स्पेसिफिक प्रकार का, एक विशेष प्रकार का लेबर ऑफ डिवीज़न पाया जाता है। और ये जो यू सोशल होता है, इसका मतलब यही होता है कि जो मेंबर्स हैं, जो कास्ट हैं, जिसमें हम लोग किंग के बारे में पढ़ेंगे, क्वीन के बारे में पढ़ेंगे, ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, इनके बीच में अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है। सपोर्ट करने के साथ साथ इनका एक विशेष प्रकार का कार्य होता है। इसी कारण इनको देखिए कहा गया है हाईएस्ट लेवल ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, और इसी कारण यू सोशल बिहेवियर के कारण इनको जो है एक हाई लेवल का सोशल ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। जो प्रेजेंट टाइम के एंटोमोलॉजिस्ट हैं वो ये मानते हैं कि इनको सोशल ऑर्गेनाइजेशन कह के या सोशल इंसेक्ट कहने के अलावा हम लोग इसको यू सोशल कहा जाए, क्योंकि ये ज़्यादा बेहतर शब्द है, ज़्यादा खास शब्द माना जा रहा है। इसमें यहाँ पर देखिए हम लोग देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है डिस्टिंक्ट डिवीज़न ऑफ लेबर, यानी कि इसमें
लेवल ऑफ डिवीजन जो होता है वो बहुत ही विशिष्ट प्रकार का होता है और उसके अनुसार इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, रिप्रोडक्टिव कास्ट और स्टेराइल कास्ट। रिप्रोडक्टिव कास्ट और स्टेराइल कास्ट का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्टिव जो कास्ट होती हैं जो डायरेक्ट रूप से यानी कि रिप्रोडक्शन में भाग लेती हैं उनको हम लोग कह देते हैं रिप्रोडक्टिव कास्ट। और स्टेराइल कास्ट क्या होती हैं? जो है आपके इस रिप्रोडक्शन के अलावा अन्य जो कार्य करती हैं उनको हम लोग कह देते हैं स्टेराइल कास्ट। तो रिप्रोडक्टिव कास्ट में हम लोग किंग के बारे में बात करेंगे, क्वीन के बारे में बात करेंगे और इसके अलावा यहाँ पर हम लोग विंग्ड और विंगलेस जो फॉर्म होती है, जो कि एक प्रकार के किंग और क्वीन बनने वाले जो मेंबर्स होते हैं वो हो सकते हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। और जो स्टेराइल कास्ट होती हैं उनमें हम लोग वर्कर और सोल्जर्स के बारे में बात करेंगे। तो ध्यान रखिए किसी भी टर्माइट कॉलोनी में रिप्रोडक्टिव कास्ट कौन होती हैं? किंग के रूप में, क्वीन के रूप में, और उसमें क्या होता है एक जो मेंबर होते हैं, एक प्रकार के जो मेंबर होते हैं वो विंगलेस हो सकते हैं और विंग्ड हो सकते हैं, यानी कि उनमें पंख पाए भी जा सकते हैं और नहीं भी पाए जा सकते हैं। एक्चुअल में अगर हम लोग विंगलेस और विंग्ड की बात करें तो उसमें मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, यानी कि पंखों वाले मेल भी हो सकते हैं, पंखों वाली फीमेल भी हो सकती हैं। और रियलिटी ये देखी जाए तो हम लोग यहाँ पर जो रिप्रोडक्टिव कास्ट है उसमें सिर्फ और सिर्फ किंग और क्वीन की ही बात करेंगे, क्योंकि ये जो किंग और क्वीन होती हैं ये नेक्स्ट जनरेशन को बनाते हैं, अगली पीढ़ी को ये जन्म देते हैं, इस कारण इनका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर किंग के बारे में बात करेंगे। किंग मतलब राजा, आप लोग समझते हैं। किंग जो होता है वो लार्ज साइज का होता है और ये रॉयल चैम्बर में रहता है और इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो 1 साल का होता है। अब इसका जो साइज की हम लोग बात करें तो इसका साइज आप देख सकते हैं, ये जो यहाँ पर दिया गया है, ये जो किंग होता है ये अगर हम लोग इसका कंपैरिजन क्वीन से करें तो क्वीन के कंपैरिजन में इसका साइज थोड़ा सा छोटा होता है और वर्कर और सोल्जर से इसका साइज बड़ा होता है। और हमेशा जो किंग होता है और क्वीन जो होती है वो रॉयल चैम्बर में रहते हैं और रॉयल चैम्बर में रहते हुए वो दोनों जो है किंग और क्वीन रॉयल जेली को अपने भोजन के रूप में यूज करते हैं, ये उनकी खास बात होती है। अगर हम लोग बात करें कि जो किंग होता है उसका लाइफ स्पेन कितने महीनों का होता है या कितने सालों का होता है, तो मान के चलिए कि 5 से 6 महीने से लेकर 1 साल के अंदर उसका लाइफ स्पेन होता है। इस टाइम ड्यूरेशन तक वो जीवित रह सकता है, ज़्यादा बड़ा लाइफ स्पेन होता नहीं है इसका। चूँकि हम लोग अगर यहाँ पर क्वीन की बात करेंगे, अभी हम लोग किंग जो होता है वो किसी भी टर्माइट कॉलोनी में रिप्रोडक्शन में भाग लेता है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करने वाला एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है जो कि जनन में भाग लेता है। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे क्वीन की। क्वीन जो होती है सबसे इम्पॉर्टेंट सेगमेंट होता है आपका टर्माइट कॉलोनी में। ये एक लार्ज साइज का मेंबर होता है, सबसे बड़ा मेंबर होता है। ये देखिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो क्वीन होती है वो सबसे बड़ी होती है और ये भी जो है रॉयल चैम्बर में रहती है, रॉयल जेली के रूप में अपना भोजन प्राप्त करती है और इसका जो लाइफ टाइम होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, लगभग 4 to 5 ईयर्स का होता है, यानी कि 4 से 5 वर्षों तक ये जीवित रहती है। और जीवित रहने के साथ साथ इसका जो देखिए यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो फंक्शन होता है, ये जो है इसमें ह्यूज एग लेइंग कैपेसिटी होती है, यानी कि इसमें बच्चे तो नहीं कह सकते हैं, अंडे देने की जो कैपेसिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। एक दिन में एक क्वीन लगभग 2000 से भी अधिक अंडे दे सकती है। तो बहुत ही खास बात यह है कि ये जो टर्माइट कॉलोनी होती है उसकी जो क्वीन होती है वो इतनी ज़्यादा मात्रा में अंडे देती है जिससे कि इसका इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा मात्रा में फैल जाता है, चाहे वो फसलों में इसका इन्फेक्शन फैल रहा हो या फिर घर के जो लकड़ियों के आइटम्स होते हैं उनके ऊपर इसका इन्फेक्शन हो रहा हो। तो ह्यूज अमाउंट में इनकी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती रहती है। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि जो क्वीन होती है उसके बारे में हम लोगों ने देखा है कि जो है जो क्वीन होती है इसके अंदर अंडे देने की जो क्षमताएं हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। कभी कभी किसी भी कारणवश अगर क्वीन की डेथ हो जाती है या किंग की डेथ हो जाती है
तो उस टाइम पर क्या होता है कि जो रॉयल चैम्बर होता है, जिस चैम्बर के अंदर किंग और क्वीन रहती है, लिविंग स्टेज में रहती है और वहाँ पर अपनी सारी एक्टिविटीज़ करती है, तो वहाँ पर क्या होता है, जो विंग्ड और विंगलेस जो मेंबर्स होते हैं वहाँ पर, मान लीजिए किसी सिचुएशन में क्वीन की डेथ हो गई। अब क्वीन की डेथ हो गई तो जाहिर सी बात है कि उसकी जो पॉपुलेशन है वो बढ़ेगी नहीं। तो पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी तो उस टाइम पर क्या होता है कि विंग्ड और विंगलेस जो फॉर्म होती है टर्माइट्स के मेंबर्स की, उनमें से कोई ऐसा मेंबर जो है क्वीन की तरह बिहेव करने लगता है। फीमेल जो होती है एक क्वीन की तरह बिहेव करने लगती है। या फिर किंग की डेथ हो गई तो उनमें से एक मेल मेंबर जो कि विंग्ड हो सकता है, अनविंग्ड हो सकता है, वो एक जो है मेल की तरह बिहेव कर सकता है। इसके बाद में यहाँ पर आते हैं आपके जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस टर्माइट कॉलोनी का, वो भी है वर्कर्स के रूप में। वर्कर्स जो होते हैं विंगलेस होते हैं, इनमें पंख नहीं पाए जाते हैं। कलरलेस होते हैं, इनका जो कलर होता है वो डार्क नहीं होता है और इनको कलर इनका होता ही नहीं। अगर देखना चाहें तो बिल्कुल ही आपको कलर स्पष्ट रूप से आप समझ नहीं पाएंगे कैसा कलर है। और ये जो है स्मॉल साइज के होते हैं, और स्मॉल साइज के होने के साथ साथ इनकी संख्या या इनका अमाउंट सबसे ज़्यादा होता है किसी भी टर्माइट कॉलोनी में। लगभग 80% के आसपास ये पाए जाते हैं। 80 से 85% तक इनकी जो पॉपुलेशन होती है वो किसी भी टर्माइट कॉलोनी में होती है। जो वर्कर्स होते हैं उनका कार्य क्या होता है कि टर्माइट कॉलोनी की सफाई रखना, भोजन को डिस्ट्रीब्यूट करना, देना। इसके अलावा क्लीनिंग में, बहुत सारी अन्य चीज़ों में इसका रोल रहता है। इसके जो निम्फ होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको जो है उनकी केयर करना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि वर्कर्स जो है अपनी एक्टिविटीज़ में करते हैं। जो अगले मेंबर्स हैं इसके, जिनको हम लोग सोल्जर्स के नाम से जानते हैं, सोल्जर्स का एकमात्र कार्य होता है हेल्प इन प्रोटेक्शन, यानी कि सुरक्षा करना, टर्माइट कॉलोनी की सुरक्षा करना। अब ये सुरक्षा कैसे करते हैं? ऐसा तो है नहीं कि लड़ने चले जाएं ये सैनिकों की तरह, ऐसा नहीं करते हैं। ये जो है टर्माइट कॉलोनी की अलग अलग पोजीशंस के ऊपर प्लेस्ड होते हैं, अलग अलग पोजीशंस के ऊपर पाए जाते हैं। और जो सोल्जर्स होते हैं उनका जो मैंडिबल होता है, जो निचला जबड़ा होता है, वो काफ़ी मजबूत होता है और वो अपने निचले जबड़े की हेल्प से अन्य प्रकार के जो, मान लीजिए कोई भी अन्य कॉलोनी को हार्म करने वाला कोई इंसेक्ट आ गया या कोई अन्य मेंबर आ गया, कोई अन्य एनिमल आ गया, तो उससे उसको डराते हैं। कुछ सोल्जर्स ऐसे होते हैं जिनका मैंडिबल मजबूत नहीं होता, जिनका निचला जबड़ा मजबूत नहीं होता है, तो उन सोल्जर्स के जबड़ा तो है ही नहीं उनके पास मजबूत, तो वो क्या करते हैं, उनके इस वाले हेड रीजन में यहाँ पर एक पोर होता है, यहाँ पर एक छोटा सा पोर होता है, उस पोर से एक मिल्की, एक बहुत ही चिपचिपा पदार्थ निकलता रहता है। जो पदार्थ इतना चिपचिपा होता है कि वो अगर उसके आसपास में जब ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाता है, अगर कोई इंसेक्ट आता है या कोई अन्य एनिमल आता है, तो वो उसमें इस तरह से चिपक जाता है कि वो उस कॉलोनी को हार्म नहीं कर पाता है, नुकसान नहीं पहुंचा पाता है। तो सोल्जर्स क्या करते हैं, जो टर्माइट की कॉलोनी होती है उसको प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं। एक बात यहाँ पर बहुत खास बात यह है कि जो टर्माइट कॉलोनी के चारों मेंबर्स की बात हम लोगों ने की, किंग है, क्वीन है, वर्कर्स हैं, सोल्जर्स हैं। इनमें से जो किंग और क्वीन होती है, इसमें जो आइज़ होती हैं वो एक्टिव आइज़ होती हैं। एक्टिव आइज़ का मतलब है कि वो देख सकते हैं क्लियरली, स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं। जबकि जो सोल्जर्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं, उनमें एक्टिव आइज़ नहीं पाई जाती है, इनएक्टिव आइज़ पाई जाती हैं, या कह सकते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में यहाँ पर उनकी आइज़ होती हैं जो कि ना वर्किंग नहीं होती हैं। तो सिर्फ देख कौन सकते हैं, किंग और क्वीन देख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से यहाँ पर इनका रिप्रोडक्शन होता है, किस तरीके से यहाँ पर किंग और क्वीन आपस में मिलते हैं। आपको पता है किंग और क्वीन कहाँ रहते हैं, रॉयल चैम्बर में रहते हैं। और रॉयल चैम्बर में रहने के बाद में वो एक पर्टिकुलर टाइम पर फेवरेबल कंडीशंस में रॉयल चैम्बर से बाहर निकलते हैं, और बाहर निकलने पर वो एनवायरनमेंट में थोड़ी देर के लिए फ्लाइंग करते हैं, उड़ते हैं। और उड़ते ही टाइम पर जो उड़ने की उसकी प्रक्रिया होती है उसको हम लोग नुप्सल फ्लाइट के नाम से जानते हैं।
और इसी दौरान क्या होता है, किंग और क्वीन आपस में फर्टिलाइज करते हैं, और फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या होता है कि जो क्वीन होती है वो एग ले करती है और हाई अमाउंट में एग ले करती है। उसके बाद में जो अंडे होते हैं उनका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है लगभग 7 डेज का होता है। उस दौरान अंडे से लार्वा बाहर निकलते हैं और धीरे धीरे जब वो डेवलप होते हैं तो फिर वो सोल्जर्स और वर्कर्स के रूप में हम लोग उसको देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो पूरा का पूरा टर्माइट का सिस्टम है बहुत ही सिस्टमेटिक है, क्योंकि यहाँ पर लेबर ऑफ श्रम विभाजन पाया जाता है, लेबर ऑफ डिवीजन जिसको कह सकते हैं पाया जाता है। इस कारण इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जो सोशल बिहेवियर है वो हाई लेवल का सोशल हाई क्वालिटी का सोशल बिहेवियर यहाँ पर पाया जाता है। कुछ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर एक एस्पेक्ट यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कंट्रोल मेथड्स। कंट्रोल मेथड्स क्या होते हैं? सबसे पहले एक मेथड हो सकता है, आपको पता है कि जो टर्माइट कॉलोनी में क्वीन होती है उसको मार दिया जाए, उसको पहले आइडेंटिफाई किया जाए फिर उसको मार दिया जाए। और उसको आइडेंटिफाई करना आसान है क्योंकि जितने भी मेंबर्स होते हैं टर्माइट कॉलोनी में उनका साइज़ छोटा होता है और जो क्वीन होती है उसका साइज बड़ा होता है, तो उसको आसानी से पहचान कर मारा जा सकता है। और जब वो मर जाएगी तो जाहिर सी बात है कि किसी भी रॉयल चैम्बर में किंग और क्वीन सिंगल होते हैं, तो क्वीन मर गई तो एग लेइंग नहीं होगी, कम से कम कुछ ड्यूरेशन के लिए तो नहीं ही होगी। हो सकता है कुछ समय पश्चात उसमें जो विंग्ड फीमेल हो वो एक क्वीन के रूप में बिहेव करने लगे और एग लेइंग करने लगे। लेकिन इवन हम लोग ये मान सकते हैं कि कुछ समय तक हम लोग उस टर्माइट कॉलोनी में एग लेइंग का जो कैरेक्टर है उसको हम लोग रोक सकते हैं, यानी कि उसके इन्फेक्शन को हम लोग रोक सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक हम लोग बहुत सारे सोल्यूशन का इंसेक्टिसाइड्स का उपयोग कर सकते हैं। डीडीटी है, बीएससी है, एल्ड्रिन है। इसका हम लोग 5% सोल्यूशन जो है उसका छिड़काव कर सकते हैं, जिससे हम लोग टर्माइट कॉलोनी को नष्ट कर सकते हैं, टर्माइट्स को पूरी तरीके से नष्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग एक यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट पढ़ेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत आवश्यक है। हम लोग देखते हैं कि जो टर्माइट्स का सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन होता है, सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुँचाते हैं टर्माइट्स, वो किसको पहुँचाते हैं? सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुँचाते हैं वो लकड़ियों को पहुँचाते हैं। वुडी ट्रीज हो सकते हैं, लकड़ियों के आइटम्स होते हैं, उनको सबसे ज़्यादा जो है टर्माइट्स नुकसान पहुँचाते हैं। तो इस नुकसान से बचने के लिए और इस नुकसान के बारे में आप क्या बात कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। देखिए जो वर्कर्स होते हैं जिनकी संख्या टर्माइट कॉलोनी में सबसे ज़्यादा होती है, इनकी एलिमेंट्री जो कैनाल होती है, जो गट होती है, उसमें 2 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। एक तो होता है एंटीरोवेक्टर और ट्राइकोनिम्फा। ये एक एंटीरोवेक्टर ये क्या होता है? एक बैक्टीरिया होता है, और ट्राइकोनिम्फा क्या होता है? एक प्रोटोजोन होता है। इनकी बॉडी से इनके द्वारा क्या होता है? सेलुलेज नाम का एक एंजाइम जो है सेक्रेट किया जाता है। यानी कि जो वर्कर्स होते हैं उनकी एलिमेंट्री कैनाल में ये 2 प्रकार के कंपोनेंट पाए जाते हैं। एक बैक्टीरिया होता है, एक प्रोटोजोआ होता है, और इनके द्वारा सेलुलेज नाम का जो एंजाइम होता है वो सेक्रेट किया जाता है। और ये जो सेलुलेज नाम का एंजाइम होता है ये क्या करता है? ये लकड़ियों में आपको पता है उसकी सेलुलोज पाया जाता है, तो उसको क्या करता है? ये डाइजेस्ट करता है। तो अगर हम लोग वर्कर्स की पॉपुलेशन को रोक पाएँ या उसको कंट्रोल कर पाएँ तो ये हमारे लिए एक प्रभावी मेथड हो सकता है। ओवरऑल हम लोग देखें तो इस टॉपिक को हम लोग शॉर्ट नोट के रूप में देखते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन में कभी कभी पूछा जाता है, लेकिन शॉर्ट नोट के तौर पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है, जिसमें आपको किंग और क्वीन के बारे में पता होना आवश्यक है, वर्कर्स और सोल्जर्स के बारे में पता होना आवश्यक है, और आप ये जो डायग्राम देख रहे हैं इसमें आपको थोड़ा सा रफली आइडिया होना चाहिए कि किंग का कैसा स्ट्रक्चर होता है, साइज़ क्या होता है, क्वीन कैसी होती है, सोल्जर्स क्या होते हैं, वर्कर्स क्या होता है। इनका साइज़ आप लोग एक बार देख लेंगे तो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो जो भी हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर सभी बच्चे हैं जो कनेक्ट हुए हैं, हमारे जो दोस्त हैं, सभी चैनल को सब्सक्राइब करने
और लाइक कर दें, जिससे कि हम लोग और कमेंट बॉक्स में आप अपना मैसेज डाल दीजिए कि कौन सा टॉपिक आप चाहते हैं, उसी के ऊपर हम लोग बात करेंगे आने वाली कुछ क्लासेस में। थैंक यू सो मच।